नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो आज हम अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो टर्म्स आज हम टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं आगे चल के वो हर टॉपिक में क्या होंगी, वो रिपीट होंगी। जितने आगे हमारे आने वाले टॉपिक हैं, अगर मैं मनी मार्केट की बात करूँ, नेशनल इनकम की बात करें, कैपिटल मार्केट की बात करें, इन सब में ये टर्म्स हमें रिपीट होती हुई नजर आएंगी। तो जब तक कि हम अपने बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे तो आगे आने वाले टॉपिक हमें अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो बहुत ध्यान से हमें समझना है आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बेसिक की, कि किस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया, क्या क्या इसमें कब ये नेशनलाइज किया गया और कौन कौन से एक्ट यहाँ पर यूज किए गए। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, वहां पर एक ट्री और एक पाम ट्री और एक टाइगर हमें नजर आता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एग्जामिनेशन में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिंबल में क्या क्या नजर आता है, तो आप वहां पर आंसर कर सकते हैं पाम ट्री और टाइगर। तो आइए अब इसके बारे में बेसिक चीजें समझते हैं। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्या बताते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1935 अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन हिल्टन यंग कमीशन इन 1926, which was called रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। तो आरबीआई कब फाउंड किया गया, आरबीआई कब स्टैब्लिश किया गया? आरबीआई 1935 में स्टैब्लिश किया गया। और कौन से एक्ट के अंडर? आरबीआई एक्ट 1934। ईयर कौन सा है, फाउंडेशन ईयर कौन सा है आरबीआई का? 1935। लेकिन एक्ट में कौन सा ईयर है? आरबीआई एक्ट 1934। और किसकी रिकमेंडेशन भी किया गया था? ये कौन सी कमेटी थी? वो जॉन हिल्टन यंग कमीशन। और वो कब सेटअप की गई थी? अगर आपसे पूछ लिया जाए जॉन हिल्टन यंग कमीशन कब सेटअप की गई, वो करी गई 1926 में, जिसे हम और क्या बोलते हैं, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड नेशनलाइज on 1st of January 1949 and since then it is fully owned by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या है? सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का। वही क्या करता है, हमारी कंट्री की करेंसी इशू करता है और जितने भी बैंक है हमारी कंट्री में उन सबको वो क्या करता है, मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है। अगर हम इसके नेशनलाइजेशन की बात करें, नेशनलाइजेशन कब किया गया इसका? 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन करा गया। और तब से ये क्या है, फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब तक के, अब देखिए कब बना हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 1935 में ये बन चुका है। लेकिन इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? ये बना तो 1935 में, लेकिन नेशनलाइजेशन कब हुआ इसका? 1949 में। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड था, यहाँ पर अभी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल नहीं था आरबीआई पे। अगर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग आरबीआई को रन करना चाहती थी वो नहीं कर सकती थी। इसमें मेजॉरिटी स्टेक किसका था? प्राइवेट शेयर होल्डर्स का वहां पर मेजॉरिटी स्टेक्स था। तो यहाँ पर इसलिए गवर्नमेंट क्या कर सके, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी आरबीआई की फंक्शनिंग कर सके, तो इसलिए इसे कब कर दिया गया? 1 जनवरी 1949 को इसे नेशनलाइज कर दिया गया। Initially, the central office of the Reserve Bank of India was established in Calcutta, but later it was permanently moved to Mumbai in 1937. तो जो पहला जो हेडक्वार्टर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, सेंट्रल ऑफिस हेडक्वार्टर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था, वो पहले कहाँ एस्टैब्लिश किया गया? वो पहले कलकत्ता एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन बाद में इसे 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ मूव कर दिया गया? मुंबई में, जो कि परमानेंटली मूव किया गया। आई होप बेसिक चीजें समझ में आई। आइए अब आगे इसके बारे में और चीजें समझते हैं। तो ये कुछ ईयर हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। 1934 द ब्रिटिश एनेक्टेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट। तो यहाँ पर जो सबसे पहले एक्ट लिया गया वो कब बना, कौन से ईयर में बनाया गया? 1934 में। 1935 में क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल इन कलकत्ता। तो यहाँ पर आप जैसे अभी हमने देखा, जो हेड ऑफिस था पहले कहां पर था, जो सेंट्रल ऑफिस बनाया गया था वो कहां पर बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और कब स्टैब्लिश किया गया था इसे? 1 अप्रैल 1935 को। और 1937 को क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई। जो इसका सेंट्रल ऑफिस था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो परमानेंटली कहां मूव कर दिया गया? मुंबई में मूव कर दिया गया 1937 में। ये सारे ईयर आपको याद होने चाहिए और एज वेल एज ये इवेंट्स। Got nationalized after independence
द बैंक वॉज हेल्ड बाय प्राइवेट स्टेक होल्डर बिफोर दिस। तो 1949 में क्या हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया जाता है। इससे पहले जो होल्ड था इस बैंक पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर जो होल्ड था वो किन लोगों का था, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स का वहां पर होल्ड हुआ करता था। तो आरबीआई स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइन किया गया है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। The directors are appointed for a 4-year term by the government of India in keeping with the Reserve Bank of India Act। तो आरबीआई का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डिजाइन किया गया, आरबीआई के स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं, जो आरबीआई है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। आरबीआई को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, लेकिन किसके अंडर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। और ये जो टेन्योर रहेगा इनका वो कितने साल का रहेगा, 4 साल का। 4 ईयर के टर्म पे इन्हें क्या करा जाएगा, इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करा जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इस सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन मेंबर होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे गवर्नर, उसके अंडर कितने, 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होंगे, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, 4 डायरेक्टर होंगे जो कौन होंगे, 4 डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट लोकल हेडक्वार्टर एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। और 4 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो किन्हें रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकल बोर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और लोकल बोर्ड्स कहां पर है उनके हेडक्वार्टर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द आरबीआई इज गवर्नर। अगर एग्जीक्यूटिव हेड की बात करी जाए तो वो कौन रहेगा, वो रहेगा गवर्नर। द गवर्नर इज अकम्पनीड बाय 4 डिप्यूटी गवर्नर। और इन्हीं गवर्नर के अंडर कितने होंगे यहाँ पर, 4 डिप्यूटी गवर्नर्स भी होंगे। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ एंड द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई वो सीडी देशमुख। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे, तो वो कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वहां पर, सीडी देशमुख। और आपसे पूछा जाए अगर द फर्स्ट वुमेन डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा वहां पर, केजे उडीसी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु हैड बीन गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज मनमोहन सिंह। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या रहे, गवर्नर भी रहे, और वो कौन है, मनमोहन सिंह। द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई 2021, द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई 2021 इज मिस्टर शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, 25। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि आप ये बताइए 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, शक्तिकांत दास। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएं, तो क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, तो हर तरीके से आपको चीजें वहां पर पता होनी चाहिए। तो ये था स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके जोनल ऑफिस की, कि कितने ऑफिस हमें यहाँ पर, जोनल ऑफिस। तो अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस की बात करते हैं, तो आरबीआई ने अपने कितने जोनल ऑफिस सेटअप किए गए हैं, 4। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में उसने अपने 4 जोनल ऑफिस सेट किए हैं। आरबीआई हैज 4 जोनल ऑफिस, न्यू दिल्ली फॉर नॉर्थ, चेन्नई फॉर साउथ, कोलकाता फॉर ईस्ट एंड मुंबई फॉर वेस्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज 20 रीजनल ऑफिस एंड 11 सब ऑफिस एट प्रेजेंट। तो अब देखिए आरबीआई ने सबसे पहले क्या करा, अपने 4 जोनल ऑफिस सेट करे, कहां पर, चारों डायरेक्शन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। और साथ ही साथ उसने क्या करा, 20 रीजनल ऑफिस और 11 सब ऑफिस भी सेट किए गए। तो ऐसा क्यों किया गया, अब देखिए इसे ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो क्या कर सके, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड कर सके। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम समझें, अगर मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का सब ऑफिस कहां पर है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का सब ऑफिस कहां पर है, कानपुर में। रीजनल ऑफिस कहां पर है, रीजनल ऑफिस कहां पर है उसका, लखनऊ में। और अब देखिए कहां की बात करी जा रही है, नॉर्थ की बात करी जा रही है, तो यानी कि इनके लिए जोनल ऑफिस क्या हो गया, न्यू दिल्ली। इनके लिए जो जोनल ऑफिस हो गया वो कहां पर हो गया, न्यू दिल्ली। अब क्या करेगा, जो सब ऑफिस है,
जो सब ऑफिस है वो किसे रिपोर्ट करेगा, जोनल ऑफिस को करेगा। जोनल ऑफिस किसे रिपोर्ट करेगा, न्यू दिल्ली को, सॉरी सब ऑफिस किसे रिपोर्ट करेगा, अपने रीजनल ऑफिस को, और रीजनल ऑफिस किसे रिपोर्ट करेगा, अपने जोनल ऑफिस को। और ये जोनल ऑफिस से इंफॉर्मेशन कहां पर पहुंच जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाएगी। जब सारी चीजें एक सिस्टमैटिक वे में होंगी, जब इसका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा, तो क्या वर्किंग फ्लो में कोई एरर आने के चांसेस हैं, वहां पर वो सारे चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और एज वेल एज जो वर्क का फ्लो है वो भी इजीली चलता रहेगा। तो इसीलिए आरबीआई ने अपने पहले 4 जोनल ऑफिसेज, 20 रीजनल ऑफिसेज और 11 सब ऑफिसेज क्या करे हैं, मेंटेन और सेटअप करे हुए हैं। और साथ ही साथ अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए द बैंक हैज 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस फॉर इट्स ऑफिसर, और साथ ही साथ अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए उसने 2 कॉलेजेस भी सेट किए, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज एट चेन्नई एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग एट पुणे। 2 कॉलेज है इसके, एक चेन्नई में और एक पुणे में। चेन्नई में कौन सा कॉलेज है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, और पुणे की अगर हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग एट पुणे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितने जोनल ऑफिस हैं और कहाँ इसके रीजनल और सब ऑफिस हैं। तो आइए अब समझते हैं इसकी सब्सिडीज के बारे में। Subsidiaries of RBI. A subsidiary company is an organization which is owned or controlled by any other company. Following are the fully owned subsidiaries of RBI. तो अब देखिए सब्सिडरी का मतलब क्या है यहाँ पर, सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। एक सब्सिडरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिन्हें कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या तो कंट्रोल करे या तो उन्हें ऑन करे। जैसे कि अगर हम बात करें आरबीआई की, आरबीआई के पास अभी एट प्रेजेंट कितनी सब्सिडरीज हैं, अभी आरबीआई के पास 4 सब्सिडरीज हैं। तो सब्सिडरीज का वर्क क्या होता है, अब देखिए आरबीआई के पास डिफरेंट वर्क है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कितनी ज्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अकेले निभा सकता है आरबीआई, नहीं। अब उसके बिहाफ पर वो जो दूसरी उसकी सब्सिडरीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आरबीआई के बिहाफ पर उसका काम करेंगी। जैसे कि अगर हम बात करें डीआईसीजीसी, बीआर, बीएन, एमपीएल, रेबिट और आईएफटीएस, इन सब की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। तो अब ये जो चारों सब्सिडरीज हैं आरबीआई की, इनकी अलग अलग फंक्शन है, ये अपने अपने रोल किसके लिए प्ले करते हैं, आरबीआई के लिए प्ले करते हैं, और आरबीआई इन्हें फुली ओन्ड और एज वेल एज कंट्रोल भी करता है। तो आइए इन चारों सब्सिडरीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DICGC। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 15 जुलाई 1978। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई। DICGC was formed by merging डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन DIC एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर DICGC का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करा गया, मर्ज करा गया, और उन दोनों को मिलाकर एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको नाम दिया गया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द फंक्शन ऑफ DICGC आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ DICGC एक्ट 1961 फ्रेम्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, अगर हम बात करें जो फंक्शंस है DICGC के, वो किस प्रोविजन के अंडर आते हैं, DICGC एक्ट ऑफ 1961, जो कि फ्रेम किसके द्वारा किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। और जो मेन बेसिक फंक्शन है DICGC का वो क्या है, DICGC was established for providing insurance of deposit and guarantee of the credit facility। यानी कि जो पैसा आप अपना बैंक में जमा कर रहे हैं, अगर कल को बैंक बंद हो जाता है तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा या फिर नहीं। तो इसी के लिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी DICGC, ये क्या कर रही है, आपका पैसा को इंश्योर कर रही है। यानी कि आपका जो पैसा बैंक के पास है उसका इंश्योरेंस कौन करती है, ये कंपनी करती है। किसके बिहाफ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। सपोज अगर आपका पैसा कितना है, बैंक में आपका पैसा 7 लाख रुपए है, तो अगर इन केस बैंक दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, वहां चोरी हो जाती है, तो क्या वो आपका पैसा रिटर्न करेगा आपका बैंक, उसे बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंश्योरेंस कौन कर रहा है आपके पैसों का,
DICGC इस चीज की क्या ले रहा है, गारंटी ले रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे। सपोज आपके 10 लाख रुपए थे बैंक में तो सिर्फ आपको 5 लाख ही मिलेंगे, 7 लाख थे तो भी 5 लाख मिलेंगे। पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ 1 लाख रुपया ही आपको वापस मिलता था, लेकिन अब क्या करा RBI ने अपनी नई गाइडलाइंस के अंडर उस अमाउंट को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 लाख रुपए कर दिया है। तो आइए अब सेकंड सब्सिडी के बारे में जानते हैं। सेकंड सब्सिडी क्या है यहाँ पर हमारी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अभी इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, अब इसके एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें 3 फरवरी 1995। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु। द कंपनी मैनेज 2 प्रेसेस। यहां पर ये क्या कर रही है, ये कंपनी क्या कर रही है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रही है RBI के लिए, ये उसकी 2 प्रेसेस कंट्रोल कर रही है। क्या अब जो पैसा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही छप रहा है। अब हमें क्या पता है कि जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, वो क्या करता है, हमारी कंट्री की करेंसी को क्या करता है, इशू करता है। तो क्या वो खुद से इस करेंसी को प्रेस कर रहा है, नहीं। जैसे मैंने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत ज्यादा जरूरी काम है और वो सारे काम खुद से नहीं कर सकता, तो वो काम अपने किसकी हेल्प से कर रहा है, वो इन्हीं सब्सिडरीज की हेल्प से वो कर रहा है। तो उसके लिए जो नोट की प्रिंटिंग होती है वो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो 2 प्रेस कहां पर मैनेज कर रहा है, एक मैसूर इन कर्नाटका, सलबोनी इन वेस्ट बंगाल। तो इन 2 प्रेस को ये क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है BRBN MPL। अपार्ट फ्रॉम दिस RBI हैज two more printing press both owned by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश। और इन 2 प्रिंटिंग प्रेस के अलावा भी RBI के पास 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो कि कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे कंट्रोल कर रही है। वो कहां पर है, नासिक महाराष्ट्र, देवास इन मध्य प्रदेश। और ये जो कॉइन्स होते हैं यहाँ पर, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, 4 प्रिंटिंग प्रेस की बात मैंने अभी करी, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यहाँ पर सिर्फ क्या प्रिंट करा जाता है, यहाँ पर सिर्फ नोट प्रिंट्स किए जाते हैं। जो कॉइन्स होते हैं उन्हें कौन प्रिंट करता है, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, उन्हें RBI प्रिंट नहीं करता है। और वो कहाँ पर मिंट किए जाते हैं, कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो कॉइन मिंट्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होंगे और उनके लिए भी 4 मिंटिंग हैं। द मिंट्स आर लोकेटेड एट मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। और जो वो मिंट्स हैं जहाँ पर कॉइन मिंट्स किए जाते हैं वो कहाँ पर है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। और जो कि किसके फुली कंट्रोल उन्हें कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें फुली कंट्रोल करती है। तो आइए नेक्स्ट सब्सिडी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट सब्सिडी क्या है यहाँ पर हमारी, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिबिट। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 2016 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। रिबिट्स डिलीवर्स एंड मैनेज IT प्रोडक्ट्स ऑफ RBI। अब देखिए हर चीज आज के टाइम में क्या है, डिजिटल है। तो जितने भी IT प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितना भी सिक्योरिटी थ्रेट है, वो सब कौन मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। डिजिटल अगर हम बात करें तो वो सारी चीजें रिबिट मैनेज कर रही है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट सब्सिडरी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IFTAS. It is wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India. The IFTAS has taken over the Indian Financial Network (IFNET), Structure Financial Messaging (SFMS) and the Indian Banking Community Cloud (IBCC) from the IDRBT from April 2016. तो अब जितने भी डिजिटल वर्क होंगे या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी की रेनोवेशन होगी या फिर क्या करना होगा, RBI को अपनी वेबसाइट मैनेज करानी होगी, यानी कि जितना भी ऑल ओवर IT रिलेटेड वर्क होगा, चाहे हम ट्रांजेक्शन, अब सिक्योरिटी के लिए तो कौन है, सिक्योरिटी और IT प्रोजेक्ट्स के लिए क्या है यहाँ पर, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन उसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल वर्क होगा वो कौन कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके बिहाफ पर उसकी प्राइवेट सब्सिडरी करेगी वो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। तो ये 4 सब्सिडरीज थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब समझते हैं फंक्शंस क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फंक्शंस क्या होती हैं। फंक्शंस ऑफ RBI, issuance of currency. RBI is the main and sole authority in India to issue currency under signatures of governor of RBI. RBI distribute currency all across the nation with the help of currency chest. तो सबसे पहली फंक्शन क्या है RBI की, जो हमारी कंट्री में जितनी भी करेंसी इशू हो रही है एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो कौन कर रहा है,
वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, और किसके साइंस के अंडर कर रहा है, वो गवर्नर ऑफ आरबीआई के अंडर। और सिर्फ 1 रुपी नोट और कॉइन सी है जो आरबीआई मिंट और प्रिंट नहीं करता है, बाकी जितनी भी करेंसी है उसकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। RBI is also known as the banker to the government because it provides loan and monetary help to the government with the help of instrument known as way and means advances। तो अब देखिए, जैसे हम एक कॉमन मैन है और हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट एक बैंक के साथ मेंटेन करते हैं, चाहे फिर वो हम फिक्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, करेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट, हम कैसे भी अकाउंट ओपन कराएंगे वो किसके साथ कराएंगे, एक पर्टिकुलर बैंक के साथ ओपन कराएंगे। जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी बैंक के साथ करेंगे। अगर हमें लोन की रिक्वायरमेंट है तो भी हम बैंक के पास जाएंगे। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, अपने अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसके भी अकाउंट्स कोई ना कोई मेंटेन कर रहा होगा, उसे भी कभी ना कभी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें उसके लिए कौन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपना किसके साथ कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट अपना अकाउंट किसके साथ मेंटेन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करता है। और जब भी उसे पैसे की जरूरत होती है, मॉनेटरी हेल्प की जरूरत होती है, तो वो किसके पास जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है। और वहां से वो वेज एंड मीन एडवांसेस की हेल्प से क्या लेता है, मॉनेटरी हेल्प लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तभी हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट। Next point, bankers bank. One of the most important function that it does is to provide timely supply of credit to other bank whenever required by them through monetary instrument, and thus act as a lender of last resort by providing financial assistance to bank. It also provide export credit, refinance, liquid adjustment facility and MSF. अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना अकाउंट सेंट्रल बैंक के साथ मेंटेन कर रही है, उसी टाइप से इंडिया के हर बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन रखना पड़ेगा। और वहां पर उन्हें क्या मेंटेन करना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशो भी वहां पर मेंटेन करना पड़ेगा। और इन फ्यूचर कभी भी उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किसके पास जा सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं। और वो क्या करेगा, टाइमली उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करेगा उन बैंक्स को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट हो रही है, ताकि क्या रहे, एक लिक्विडिटी बनी रहे, मनी फ्लो बना रहे हमारी कंट्री में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, बैंक्स को भी क्या करता है, मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करता है। और उसके लिए वो मनी कंट्रोल के लिए यहाँ पर वो डिफरेंट टूल्स भी यूज कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें रीफाइनेंस, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, MSF, ये सारी चीजें हम कहां पर पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें हम मॉनेटरी पॉलिसी, अभी हम जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तभी इन सारी टर्म्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोलर ऑफ बैंक। One of the greatest need of the central bank was to control other banks and regulate them on the basis of the set guidelines so that there is no monopoly and timely credit is available to all the sector of an economy. RBI as a controller of bank issues directions, carries inspection on site as well as off site and exercise management control। तो जब से हमने RBI के बारे में या फिर हम बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, आरबीआई क्या है, एक बैंकर्स बैंक है, सबका हेड कौन है यहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वही क्या करता है, सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, यहाँ पर रेगुलेट करता है सारे बैंक को, और जो भी गाइडलाइंस होती है वो क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बैंक्स को प्रोवाइड करता है, ताकि क्या रहे, कोई मोनोपोली ना हो और टाइमली क्रेडिट मिले हर सेक्टर को। ताकि पहले मैंने क्या बताया था, जो नेशनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, कि जो बैंक्स थे वो सिर्फ अमीर लोगों के साथ, बिजनेसमैन लोगों के साथ ही अपने टर्म्स रखना चाह रहे थे। और इंडिया का जो बैकवर्ड एरिया था, जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करें या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो डेवलपमेंट, वो वाला सेक्टर इंडिया का ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उसी चीज के लिए क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारी गाइडलाइंस देता है, रेगुलेट करता है दूसरे बैंकों को, ताकि सारे सेक्टर में एक मनी फ्लो बना रहे। और इसके लिए वो क्या करता है, यहाँ पर इन बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए वो डायरेक्शंस देता है और एज वेल एज इंस्पेक्शन भी करता है, फिर वो ऑन साइट हो या फिर ऑफ साइट, एक्सरसाइज मैनेजमेंट कंट्रोल। और जितना भी मैनेजमेंट कंट्रोल है दूसरे बैंकों पे, वो किसका है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो ये थी हमारे यहाँ पर 4 फंक्शंस बैंक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आइए 2 फंक्शंस और समझते हैं। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। Liquidity in the market is maintained by Reserve Bank of India as it can fix interest rate
including bank rate and exercise selective credit controls. There are various monetary tools such as change in cash reserve ratio, stipulation of margin on securities, directed credit guidelines etc. are used for these purposes. अब क्या करता है ये, कंट्रोल करता है क्रेडिट मार्केट. अब देखिए किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है. अब देखिए बैंक क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है. अब बैंक लोन क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमें क्या पता है बैंक के लिए सबसे बड़ा एसेट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन. लेकिन अगर बैंक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा पब्लिक को, तो मनी का क्या फ्लो कैसा हो जाएगा, जो मार्केट में मनी होगा वो बढ़ जाएगा. और जैसे ही मनी का फ्लो मार्केट में बढ़ जाएगा तो कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, इन्फ्लेशन की कंडीशन. जब सबके पास पैसा होगा तो डिमांड चीज की बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई क्या जाएगा, डाउन जाएगा, और सप्लाई डाउन जाएगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली वहां पर बढ़ेंगे. तो ये केस कौन सा हो गया, इन्फ्लेशन का हो गया. तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या चाहता है, मनी का जो सप्लाई है मार्केट में वो कैसा रहे, स्टेबल रहे, ना ही तो वो ज्यादा, ना ही तो मनी सप्लाई क्या हो, ज्यादा हो. अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो गया तो वहां कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, इन्फ्लेशन की. लेकिन अगर मनी सप्लाई कम हो गया, जो क्रेडिट है, तो अगर वो घट गया तो उससे क्या होगा, मनी फ्लो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम चला जाएगा. तो वहां पर कंडीशन कौन सी देखने को मिलेगी, डिफ्लेशन की. तो यहां पर ये चीज क्या करनी पड़ेगी, इस क्रेडिट को कंट्रोल करना होगा आरबीआई को. और वो कैसे कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट, और इसके लिए वो काफी सारे मॉनेटरी टूल्स का भी यूज कर सकता है. जैसे कि अगर हम बात करें, वो क्या करेगा, कैश रिजर्व रेशियो क्या कर देगा, घटा और बढ़ा सकता है. अगर वो बैंक कैश रिजर्व रेशियो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट से मनी ऑब्जर्व हो जाएगा. अगर वो कैश रिजर्व रेशियो कम कर देगा तो मार्केट में मनी का फ्लो कैसा हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा. ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे होंगे. तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, आरबीआई के ऊपर ही क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो क्या करे, कंट्रोल करे क्रेडिट को, लिक्विडिटी जो है मार्केट में उसे कंट्रोल करे. ना ही तो कभी मनी फ्लो ज्यादा होना चाहिए मार्केट में, ना ही मनी फ्लो कभी भी कम होना चाहिए. वरना कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन हमें वहां पर देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू. RBI is also responsible for maintaining external value of Indian currency as well as the internal value. Maintaining foreign exchange reserve are held by RBI and it also hold a wide power to regulate foreign exchange transaction under Foreign Exchange Management Act. तो जो हमारी कंट्री की करेंसी है, इंडियन करेंसी है, उसकी इंटरनल वैल्यू एज वेल एज उसकी एक्सटर्नल वैल्यू वो कौन मेंटेन कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन कर रहा है. और जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज वाली ट्रांजैक्शन हो रही है उन सबका कंट्रोल किसके पास है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है. और किसकी हेल्प से कर रहा है, वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करी जाएगी उन सब का होल्ड किसके पास रहेगा, उन सब का होल्ड किसके पास रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेगा. तो ये सारी फंक्शन थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की. आई होप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे. आइए अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में.